हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस फ्रिक्शन। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे, कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं और बेसिक कंसेप्ट क्या है फ्रिक्शन के पीछे। और ये मैं न्यूमेरिकल जो कि गेट 2019 में आया था, इस न्यूमेरिकल की मदद से, इस क्वेश्चन की मदद से आपको फ्रिक्शन का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। ये एक छोटा सा वीडियो है, इसमें जो है आपको बस सिर्फ फ्रिक्शन का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है एक प्लॉट बनाया है जो कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन को बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन की बात कर लें तो फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन जो है आपका, ये वो फोर्स होता है जो कि अपोज करता है मोशन का। ये मोशन जो हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव कर रही है तो उसके ऑपोजिट एक्ट करता है। तो दिस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन। ये क्या करता है, ये मोशन के अपोजिट लगता है। फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स होता है जो भी किसी भी बॉडी को रेजिस्ट करता है। इसका क्या काम होता है, ये मोशन को रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस देता है। ठीक है। जो अब हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, देन वी हैव डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन में भी हमारे पास दो फ्रिक्शन होता है। एक होता है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन, एक दूसरा होता है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक। तो फ्रिक्शन हमारे पास दो तरह के होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो एक स्टैटिक फ्रिक्शन फील करते हैं हम लोग, दूसरा डायनेमिक फ्रिक्शन एब्जॉर्ब करते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन दो तरीके का होता है, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक। अच्छा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ये वो फ्रिक्शन होता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है। आपकी बॉडी जब आपकी रेस्ट पे होती है तो उस वक्त जब मोशन जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जब बॉडी मोशन में आ जाती है, जब मोशन में होती है बॉडी, तो उस पर लगता है डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है। जब बॉडी स्टेशनरी होती है तो उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब बॉडी मोशन में होती है तो उसको हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। बॉडी जब किसी भी सरफेस पे रोल कर रही होती है तो उस पर फ्रिक्शन जो एक्ट करता है उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये होता है कि एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी पर स्लाइड कर रही होती है। जैसे एक बॉडी है, इस पर स्लाइड कर रही है, रोल नहीं कर रही है। अच्छा, ये अगर पैन ऐसे ऐसे रोल करने लगे तो इसको हम लोग कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, किसी सरफेस पे रोल कर रही है। ठीक। अच्छा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये किसी भी दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में ही लगता है। ऐसा नहीं है कि बॉडी अगर कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन तब नहीं लगेगा। जब तक बॉडी के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा दोनों के बीच में, तब तक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक। जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो रेजिस्ट करेगा मोशन को, तो इसके लिए कांटेक्ट ज़रूरी है। ठीक है। नंबर वन चीज़ ये हो गई कि फ्रिक्शन जो है आपका ये अपोजिट टू द मोशन लगता है। नंबर वन चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जो है इसको समझते हैं हम लोग कैसे। एक ब्लॉक यहाँ बनाते हैं, ब्लॉक है आपका। ठीक। ये एक सरफेस पे लाई कर रहा है, इसका कुछ वेट होगा अपना, कुछ इसका वेट होगा जो कि W नीचे लग रहा होगा, और इस पर एक रिएक्शन आएगा जो कि ये सरफेस जो है इस पर रिएक्शन लगा रहा होगा ऊपर की तरफ। ठीक। अच्छा, अब इस ब्लॉक पे जो है आपने फोर्स लगाया, P फोर्स लगाया ब्लॉक पे आपने। अप्लाइड फोर्स जो है इस पर P है, अप्लाइड फोर्स आपने P लगाया। ठीक है। दिस इज द अप्लाइड फोर्स P। इस ब्लॉक पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा F। जैसे ही आप इस पे अप्लाइड फोर्स लगाओगे, बॉडी अभी रेस्ट पे थी, आपने इस पे P फोर्स लगाया, नाउ द बॉडी विल हैव अ फ्रिक्शन फोर्स F। बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि बॉडी मूव करेगी कि नहीं मूव करेगी। तो होता क्या है कि बॉडी तब मूव करेगी, मोशन तब होगा बॉडी का मोशन तब होगा जब आपका जो अप्लाइड फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाए। ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की एक और प्रॉपर्टी होती है जो आप यहाँ लिख लीजिए। पहली तो हो गई कि इट एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन, दूसरा ये इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया होता है, तीसरा ये होता है कि इट इज़ एडजस्टिंग इन नेचर, इट एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड, एडजस्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ये अपने मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करता है। क्या करता है ये, मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करता है। तो इट इज़ एडजस्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड। पहला तो ये हो गया कि ये अपोजिट टू द मोशन होता है। कभी भी जो है बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट पे है तो जहाँ फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट एक्ट कर रहा है। इट इज़ अ फोर्स विच एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन और अपोजिट अप्लाइड फोर्स के अपोजिट मूव
अब लगेगा ये, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है। तीसरा ये अपनी वैल्यू को जो है एडजस्ट करता है। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, इसको समझते हैं हम लोग इस प्लॉट से। इस प्लॉट में क्या हो रहा है कि ये प्लॉट में आपका जो एक्स एक्सिस है ये अप्लाइड फोर्स बता रहा है कि इस डायरेक्शन में आपका अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं यहाँ, और ये जो है आपका अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक। अब जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हो, दिस डायरेक्शन, ये जो एक्स एक्सिस है ये आपका अप्लाइड फोर्स को डिनोट कर रहा है एंड इट इज़ फोर्स पी। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल इस बॉडी पे जैसे जैसे पी फोर्स को आप इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी अपने आप को एडजस्ट करेगा और अपोजिट टू द फोर्स पी ये एक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, ठीक है। बट लेकिन इसकी एक लिमिट होगी ना कि कहाँ तक ये एडजस्ट करेगा, तो इसकी एक लिमिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ये क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है मैक्सिमम फोर्स होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, ये कह लीजिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस फोर्स, या मैक्सिमम जितना वो रेजिस्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जो कि ये रहा पॉइंट ए आपका। आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, करते जा रहे हैं अप टू पॉइंट ए। जब आप गए यहाँ पे आ गए आप एन पे, जो एन पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे जितना आपने फोर्स लगा दिया अप्लाइड फोर्स, उतना ही जो है ये फिर अपने आप को एडजस्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स, और वो भी जो है यहाँ पे आ जाएगा एम पे। तो ओ एन विल बी इक्वल टू ओ एम। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर एन, अब एन के बाद जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करोगे तो फिर फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज नहीं करता है, बस मैक्सिमम जो है एम तक ही वो अपने आप को इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम पॉइंट ए तक। इसके बाद क्या होगा, बॉडी का मोशन होने लगेगा। अभी तक जो है यहाँ से यहाँ तक बॉडी रेस्ट में थी, यहाँ से यहाँ तक जो थी वो बॉडी रेस्ट में थी, यहाँ से यहाँ तक बॉडी रेस्ट में थी, और यहाँ से यहाँ इसका मोशन हो रहा है बॉडी का, ठीक है। आपने फोर्स लगाया, फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हो, बॉडी मूव नहीं कर रही है। आपने पी फोर्स लगाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया, फिर इंक्रीज किया, आप इंक्रीज करते जा रहे हो फोर्स, और यहाँ तक बॉडी मूव नहीं कर रही है। क्यों मूव नहीं कर रही है? क्योंकि आप जितना फोर्स आप लगा रहे थे उतना ही जो है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लग रहा था पीछे की तरफ। जैसे कि ये आपकी बॉडी है, आपने इस पर P1 फोर्स लगाया था, तो फ्रिक्शन फोर्स ने इसको एडजस्ट किया अपने आप को, और उसने भी फिर जो है इधर F1 फोर्स लगाया जो कि P1 के बराबर है। फिर जैसे आप आगे गए, फिर P2 फोर्स लगाया आपने, तब भी बॉडी मूव नहीं कर रही थी, रेस्ट पे थी, क्योंकि फिर उस वक्त भी जो है फ्रिक्शन फोर्स लगने लग गया था अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर दे रहा था, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो गया था। तो लेकिन ये कहाँ तक अपने आप को एडजस्ट करता है, कहाँ तक जो है ये, यहाँ तक, एन पॉइंट तक एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, उससे ज़्यादा वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। वो मैक्सिमम फोर्स होता है जितना वो एडजस्ट करके रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है ओ से एन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है। आप फोर्स लगा तो रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग अप्लाइड फोर्स, आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हो, लेकिन बॉडी अभी भी रेस्ट में है, यहाँ से यहाँ तक रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे थे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा था, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा था, तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी। उसके बाद क्या होगा, एन पॉइंट के बाद आप जैसे ही अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करोगे, उसके बाद क्या होगा, बॉडी मोशन में आ जाएगी, ठीक है। बॉडी मोशन में आ जाएगी, और ये BC जो है ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज डिनोटिंग अस डायनेमिक फ्रिक्शन, जो कि बॉडी पे लग रहा होगा, और बॉडी इन मोशन, ठीक है। BC जो है वो डिनोट कर रहा है डायनेमिक फ्रिक्शन केस, एंड बॉडी इज मूविंग। तो ए पॉइंट पे जैसे ही आप पहुंचोगे, एन फोर्स जैसे ही लगाया आपने, जैसे ही ए पॉइंट पे पहुंचोगे तो मोशन अब स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट इम्पेंडिंग मोशन होगा, जस्ट मोशन विल स्टार्ट आफ्टर ए। जैसे ही आप ए पे आओगे, जैसे ही आप एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दोगे, उसके बाद क्या होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे जो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, उसमें वैल्यू में कुछ गिरेगा, डिक्रीज होगा, और उसके बाद जो है BC मोशन होगा बॉडी का। तो हम लोग जो है अप टू एन तक जो है बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है आगे BC जो है वो डिनोट कर रहा है डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स, जो कि कांस्टेंट होता है, वो वेरी नहीं करता है, वो उस बॉडी पे लगना ही लगना है, और किसी भी बॉडी के लिए, जो किसी भी कॉन्टैक्टिंग सरफेस के लिए वो कांस्टेंट होता है। तो मतलब O से N तक क्या होगा, बॉडी पे जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा बॉडी, क्योंकि रेस्ट पे है अभी। बॉडी रेस्ट पे तो हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, तो बॉडी अभी रेस्ट पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उस पर लग रहा होगा।
उसके बाद n के बाद क्या होगा, यहाँ से आगे बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है और काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू जो फोर्स होता है वो कम होता है, उसकी वैल्यू कम होती है इन कंपैरिजन टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है बॉडी पे वो ज़्यादा होता है किससे, काइनेमेटिक फ्रिक्शन से। अब वो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट होता है, जैसे जब तक बॉडी रेस्ट में है तो मान लीजिए ये एटम्स है, ये कुछ एटम्स है, इस तरीके के एटम्स हैं ये, ठीक है, इस सरफेस पे है, वो रेस्ट पे कुछ इस तरीके से रेस्ट पे है, ठीक है। अब जब दूसरा आपका सरफेस होता है, वो सरफेस जो होता है वो आपका इस तरीके से, हालांकि वो हम लोग को एकदम प्योर सरफेस है, एकदम स्मूथ है, उसके बावजूद भी उसमें जो है कुछ रफनेस होती है, उसके बावजूद भी ये आपका कोई सरफेस है, ब्लैक कलर का जो मैं सरफेस दिखा रहा हूँ वो उसके एटम्स हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, रखा हुआ है, तो उसके जो एटम्स होंगे वो कुछ इस तरीके से दूसरे एटम से जो है आपस में इनगल्फ किए रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे में जो है इंसर्टेड रहेंगे जब वो रेस्ट पे है तो, ठीक है। हालांकि बॉडी स्मूथ है, बिल्कुल बॉडी स्मूथ है एकदम, उसके बावजूद भी कितना भी बॉडी स्मूथ हो जाए सरफेस में रफनेस होती है, कुछ ब्लर होता है, ठीक है। तो इसके एटम्स जो हैं आपकी बॉडी के वो इनगल्फ हैं, इसके अंदर हैं, किसके अंदर हैं, वो जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो जैसे ही आप इस पर फोर्स लगाओगे तो आपको जो है इस एटम्स को मूव कराने के लिए, टू रिलेटिव मोशन क्रिएट करने के लिए दोनों एटम्स के बीच में, या दोनों एटम्स को स्लाइड कराने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जब बॉडी अगर मान लीजिए आप मोशन मूव कर रही है, जब बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कम क्यों होता है, क्योंकि उस केस में जो है दोनों के जो है इनगल्फिड नहीं रहते हैं, दोनों जो एटम्स होते हैं वो दोनों जो है इनगल्फ नहीं रहते हैं। उनकी अनलॉकिंग करने के लिए अभी जो है यहाँ पे एटम्स जो है लॉक्ड है, अभी एटम्स क्या है, इसको हम लोग कहेंगे एटम्स जो है वो लॉक्ड है, तो रेस्ट पे जब है तो लॉक्ड है, तो इसलिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इसलिए ज़्यादा होता है। जब बॉडी ऑलरेडी मोशन में आ जाती है, जब बॉडी मूव करने लगती है, तो जब जैसे ही मूव होने लगती है तो जो एटम्स होते हैं वो अनलॉक्ड हो जाते हैं। एटम्स क्या हो जाते हैं, वो अनलॉक्ड हो जाते हैं। एटम्स क्या हो जाते हैं, अनलॉक्ड हो जाते हैं। जब एटम्स अनलॉक हो जाते हैं तो फिर जो है उस केस में फ्रिक्शन आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, ठीक है, मोशन कराने के लिए। तो इसलिए जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्यों, क्योंकि जो है आपको मैंने यहाँ बताया एटम्स जो होते हैं जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो एटम्स लॉक्ड होते हैं, एक दूसरे में एनगल्फ किए रहते हैं। बट जब बॉडी मूव कर रही होती है, जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो एटम्स जो हो जाते हैं वो अनलॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो है ना एटम्स को मूव करना सरफेस के बीच में आसान हो जाता है, क्योंकि जो है लॉकिंग नहीं हुई रहती है। तो जब लॉकिंग नहीं हुई रहती है तो फ्रिक्शन फोर्स आपको कम लगाना पड़ता है मोशन के लिए, तो उस केस में मोशन ईजिली हो जाता है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने ये देखा कि बॉडी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स जो है ऑपोजिट टू द मोशन एक्ट करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया होता है। तीसरा ये जो है एडजस्टिंग इन नेचर होता है, ये अप टू सर्टेन लिमिट, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, वहाँ तक ये एडजस्ट करता है, एडजस्ट करते जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करो, फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट लेकिन इसके बाद इंक्रीज नहीं करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि बॉडी मोशन में आ जाएगी, और जब वो मोशन में आ जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और उसमें जो है ना सडन डिक्रीज आएगा, उस पर जो है ए से या बी पे आ जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा था इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स विच कैन एक्ट ऑन द बॉडी। तो OM जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे एक्ट कर सकता है। उसके बाद जैसे ही आप और अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करोगे तो फिर वो उसमें डिक्रीज आएगा और बॉडी जो है काइनेटिक फ्रिक्शन से मूव कर रहेगी, बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है कंसेप्ट समझा फ्रिक्शन का कि फ्रिक्शन क्या होता है, ये एडजस्टिंग नेचर होता है, अपने आप को एडजस्ट करता है और मैक्सिमम कहाँ तक एडजस्ट कर सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई बॉडी है, मैंने यहाँ कोई बॉडी बनाई, ये कोई बॉडी है, ये सरफेस पे रखी हुई है, इस पे फोर्स यहाँ P लग रहा है, ठीक, और ये इसका यहाँ पे इस पे रिएक्शन R आ रहा है, इसका मान लीजिए यहाँ W एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इस पे जो है कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मान लीजिए आप P फोर्स लगा रहे हो तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होती है, ये फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है, बॉडी अभी रेस्ट पे है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है आपका, नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है आपका R, यहाँ पे मान लीजिए R लग रहा है बॉडी पे, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अब जैसे फिर आपने जो है इस पे और फोर्स लगाया और फोर्स को आपने इंक्रीज किया, तो अच्छा ये जो चीज़ है आपकी, ये क्या है, ये मैक्सिमम
ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये जो कि बॉडी पे एक्ट कर सकता है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये। अब इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे एक्ट नहीं कर सकता है। अब ये कब एक्ट करता है? जब आपका अप्लाइड फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर देता है। अभी जैसे आप इस पे, अभी जब बॉडी रेस्ट पे थी और बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो ये बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक कि इसकी वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है आपकी ज़्यादा है किससे? अप्लाइड फोर्स से। बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट पे रहेगी बॉडी रेस्ट पे रहेगी जब तक जो है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे एक्ट कर सकता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी अप्लाइड फोर्स से। अब बॉडी मूव कब करेगी? जो ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी अप्लाइड फोर्स से। अप्लाइड फोर्स आपने इतना लगा दिया कि जो आपका लिमिटिंग फोर्स था वो कम हो गया। अब बॉडी का मोशन होगा, बॉडी का मोशन कब होगा? जब जो बॉडी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स लग सकता था, उसको आपने क्रॉस कर दिया। आपने अप्लाइड फोर्स इतना लगा दिया कि आपने जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर दिया, तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। बॉडी आप कितना फोर्स लगाते रहो, बहुत सारी कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिस पर हम फोर्स लगाते हैं वो मूव नहीं करता है। तो क्यों नहीं मूव करता है? क्योंकि आप जितना उस पर फोर्स लगा रहे हो वो कम फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स से, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से जो है आप कम लगा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो है जब तक जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को आप क्रॉस नहीं करोगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम फोर्स, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इस पर इधर लग रहा होगा, वो ये चीज़ है म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन। जब तक आप इसको क्रॉस नहीं करोगे आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी। जैसे कि आप पी फोर्स लगा रहे हो, लेकिन इस पर तो मैक्सिमम फोर्स जो लग सकता था वो म्यू एस आर लग रहा था, तो इसलिए बॉडी मूव नहीं कर रही है। लेकिन आपने अप्लाइड फोर्स को इतना लगा दिया जो कि इसको आपने क्रॉस कर दिया, तो फिर बॉडी मोशन में आ जाएगी। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग और समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में ये दिया है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये फिगर यहाँ दिखा रहा है, जिसका 10 kg मास है। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर दिया हुआ है आपको 0.2 जो है वो म्यू आपको दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एस आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके ऊपर बॉडी पे आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया उस पर। अब आपको बताना है कि इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो देखिए, पहले तो हम लोग को चेक करना होता है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये बॉडी अभी जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में है या काइनेमेटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में। तो हमको पहले चेक करना होता है। जब भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम लोग चेक करेंगे कि बॉडी जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में है, भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उस पर, या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। स्टैटिक लग रहा है या काइनेटिक लग रहा है? काइनेटिक की कंडीशन में है वो। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग चेक कैसे करेंगे? हम लोग चेक करते हैं कि इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे हम लोग। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा आपका? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 0.2। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जो है इसका कितना हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन एन, वेट अगर W नीचे लग रहा है तो यहाँ पे वेट के बराबर हो जाएगा। हियर N विल बी इक्वल टू W, वेट ऑफ द बॉडी। नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करो तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। वेट यहाँ पे हमको दिया हुआ है, बॉडी का 10 kg दे रखा है इसको हमें मास यहाँ पे, और जी हमको मालूम है mg हो जाएगा, वेट mg हो जाएगा, तो 9.81। ठीक है, अब ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए ये आ जाएगा हमारा 19.6 के आसपास, 19.6 न्यूटन। तो ये 19.6 न्यूटन क्या है? ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है इस बॉडी पे लग सकता है। ये जो आपकी बॉडी है यहाँ पे, ये जो 10 kg का आपका जो ब्लॉक है, 10 kg का जो ब्लॉक है, इस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है इधर, मैक्सिमम एफ मैक्स, वो कितना है? 19.6 kg न्यूटन, 19.6 न्यूटन। कितना है? 19.6 न्यूटन जो मैक्सिमम इस पे लग सकता है। ठीक, आप इस पे कितना लगा रहे हो? आप तो 10 ही न्यूटन लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये बॉडी जो है अभी स्टैटिक
फ्रिक्शन के केस में है और बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, बॉडी मूव नहीं करेगी क्योंकि अभी जो है इस पर आप जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो है वो यहाँ पे क्या है, अप्लाइड फोर्स वो कम है। अप्लाइड फोर्स जो है यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे हो वो क्या है आपका, कम है किससे, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है क्योंकि अप्लाइड फोर्स आपका 10 न्यूटन है और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो बॉडी पे लगेगी वो कितनी लगेगी, 19.6 न्यूटन के आसपास। इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी। तो क्या होगा, अब बॉडी मूव नहीं करेगी तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे। ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, ये तो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। इतना तक वो एडजस्ट करेगा अपने आप को। इसका मतलब ये बॉडी कब तक मूव नहीं करेगी, 19.6 न्यूटन तक बॉडी मूव नहीं करेगी। जैसे ही आप 19.6 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स विच विल एक्ट ऑन द बॉडी, जो उसको मोशन को रेजिस्ट करेगा। लेकिन अभी तो आप 10 न्यूटन ही लगा रहे हो, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस पर इधर कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन का, क्योंकि अभी बॉडी जो है वो इस रेंज के अंदर है, यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन लगाया तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स वो भी 10 न्यूटन लगेगा, क्योंकि ये क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये एडजस्टिंग इन नेचर होता है। जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। एक जो लिमिट है वहाँ तक जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो 10 न्यूटन का इधर लग रहा था, 10 न्यूटन का इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये 10 न्यूटन क्यों लग रहा था, क्योंकि अभी बॉडी रेस्ट के केस में है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस पर कितना लग सकता था, 19.6 न्यूटन लग सकता था, जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, क्योंकि हमको मालूम है एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्वेश्चन में हमको 0.2 दिया हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे वेट के बराबर हो जाएगा, वेट हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 दिया हुआ है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9.6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 9.6 न्यूटन के आसपास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि बॉडी पे लग सकता था। ठीक है, इस फ्रिक्शनल फोर्स तक वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, अप टू 19.16 वो एडजस्ट करेगा और मोशन बॉडी का नहीं होगा। मतलब जब तक आप इसको केस को हम लोग ऐसे समझ लें यहाँ पे कि आपका ये ब्लॉक है, सरफेस पे रखा हुआ है, आप यहाँ पे अभी लगा रहे हो 10 न्यूटन का। ठीक है, तो अभी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स भी जो लगेगा वो भी 10 न्यूटन का लगेगा। ठीक, फिर आपने इसको इंक्रीज़ किया, 12 न्यूटन का कर दिया, इस पे भी इधर लगेगा 12 न्यूटन का, अभी भी बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट पे रहेगी। फिर आपने इंक्रीज़ किया, 18 न्यूटन लगा दिया, इस पे फिर इधर लगेगा 18 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि एडजस्टिंग इन नेचर होता है। अब उसके बाद जैसे ही आप 19.9 करोगे तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। इस पर इस वक्त कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, हम फिर उससे निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। उस वक्त जो है मैक्सिमम कितना रेजिस्ट कर सकता है, ये 19.6। जैसे ही 19.6 को आप क्रॉस कर दोगे बॉडी मोशन में आ जाएगी, और उस केस में जो उस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो लगेगा F इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है थोड़ा सा। अगर वो कोफिशिएंट दिया हुआ है तो आप फिर अगर बॉडी मोशन में है तो आपको दिया रहेगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर बॉडी मोशन में नहीं तो वो नहीं दिया हुआ है, इसीलिए क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताना था कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है बॉडी पे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है वो 10 न्यूटन ही अभी लग सकता है, क्योंकि अभी जो है लिमिटिंग केस पे नहीं पहुंचा है, वो अभी 19.6 पे पहुंचा ही नहीं है। आप 10 ही न्यूटन लगा रहे हो तो बॉडी मूव थोड़ी करेगी। तो इस क्वेश्चन में हमने इस कंसेप्ट को हमने यहाँ ये समझा इस क्वेश्चन के ज़रिए कि बॉडी जो है आपकी वो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, उसके बाद ही बॉडी का मोशन स्टार्ट होता है। 19.16 तक बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी पे जितना अप्लाइड फोर्स है वही उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। जैसे ही आप एक लिमिट जो है, इस लिमिट को जैसे ही क्रॉस करोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले लिमिट को, तो फिर बॉडी मोशन में आ जाएगी, और उस केस में बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पे हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन पढ़ा हमने। फिर डायनेमिक फ्रिक्शन दो तरह का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। फिर हमने यहाँ पे जो ये प्लॉट देखा कि अप्लाइड फोर्स जो है के साथ में फ्रिक्शन फोर्स कैसे वेरी करता है। अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे आप बढ़ाओगे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जो है वो बढ़ता नहीं है, उस लिमिट को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद जैसे ही अप्लाइड फोर्स को आप इंक्रीज़ करोगे तो फिर डिक्रीज़ आएगा फ्रिक्शन फोर्स में। ठीक है, उसके बाद बॉडी जो है काइनेटिक फ्रिक्शन से मूव करती है, बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स आपने लगाया, तो आपको बताना था कि फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे कितना लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे भी 10 न्यूटन ही लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे कितना लगेगा, 10 न्यूटन का ही लगेगा। क्यों 10 न्यूटन का लगेगा, क्योंकि अभी जो है बॉडी वो रेस्ट के केस में है,
स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में है, बॉडी का जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता था जो 19.6 उसको क्रॉस नहीं किया है, आपने अप्लाइड फोर्स अगर इससे ज़्यादा लगाओगे तभी जो है फ्रिक्शन फोर्स आपका इतना लगता है या इससे ज़्यादा लगता। अभी तो लेकिन आप 10 न्यूटन ही लगा रहे हो जो कि इससे बहुत कम है, तो इसका मतलब इसके पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो 10 न्यूटन ही का लगेगा, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। एडजस्ट कहाँ तक करेगा? एडजस्ट करते करते वो 19.6 तक आ जाएगा, यहाँ तक एडजस्ट करेगा, इससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो इस बॉडी पे लग सकता था वो 19.6 लग सकता था। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।